Good morning, everyone. I am Priyanka. We'll be continuing the same unit of spectroscopy, and the topic of discussion for today is the diatomic molecule as a non-rigid rotor. Okay, so before discussing this topic, let us revise what we have discussed in the previous lecture. So, in the previous lecture, we have discussed about the frequency of the rotational lines, right? And while discussing about the frequency of the rotational lines, we arrived to the two formulas, that is this nu bar or v bar, whatever you can say, that is equals to b j plus 1 to j dash j plus 1, right? This is the j is in the first one, right, जो transition होता है from the lower level to the higher level, and j dash is the higher level, right? So the next equation for this is like when the molecule goes from the lower level to the higher level, that is from j to j plus 1, we have to be j plus 1 centimeter inverse, right? This was the formula to which we have arrived. Then we have discussed about the selection rules of the rotational spectra. So selection rules में हमने देखा था कि जो डेल्टा j की वैल्यू होती है that should be प्लस माइनस ऑफ 1, राइट? इसका मतलब कि जो ट्रांजिशंस होते हैं वो कॉन्सिक्वेंट ट्रांजिशंस ही हो सकते हैं, लाइक फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ऐसे ही ट्रांजिशंस हो सकते हैं, या फिर 2 to 1 आ सकता है, 1 to 0 जा सकता है, ऐसे ट्रांजिशंस जो है वो पॉसिबल हैं. लेकिन जहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यू प्लस माइनस 1 से ज़्यादा हो, वो ट्रांजिशंस जो हैं हमारे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलाउड नहीं होते हैं. इसके साथ साथ हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जहाँ पे हमने देखा था द वैलिडेशन ऑफ द थ्योरी, राइट? वहाँ पे हमने देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल. सो यहाँ पे विथ द एस्टिमेटेड वैल्यूज और द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट, we have found the bond distance, है ना, and बॉन्ड डिस्टेंस जो होता है हमारा r, वो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, एंड एनर्जी भी हम फाइंड कर सकते हैं, राइट? Another example which we have discussed, I think that was the hydrogen, that was the hydrogen iodide molecule, right? So in this way we have discussed a few things in the previous lecture. Now in today's lecture we'll be discussing about the diatomic molecule as a non-rigid rotor. अभी तक हम rigid rotor को स्टडी कर रहे थे, अभी हम देखेंगे कि नॉन रिजिड रोटर जो है वो क्या होता है, राइट? अब तक हमने जब रिजिड रोटर के बारे में बात करी थी तब हमने देखा था कि जो बॉन्ड होता है बिटवीन द टू एटम्स, राइट, वो कैसा होता है? द बॉन्ड इज रिजिड, है ना? बॉन्ड इज रिजिड मतलब जितनी उसकी बॉन्ड लेंथ है थ्रू आउट द रोटेशन भी उतनी ही उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो रहेगी. ओके, सो लेकिन ये जो है ये हमेशा नहीं होता है. ओके, जो हम मानते हैं कि दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है वो रिजिड है, ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये सच्चाई नहीं है, ठीक है? हाउएवर ऑल बॉन्ड्स आर इलास्टिक टू सम एक्सटेंट. सारे बॉन्ड्स जो हैं वो कुछ हद तक थोड़े से इलास्टिक जो हैं वो होते हैं. इसका मतलब जब आपका मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है तब उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते हुए थोड़ा बढ़ता या घटता है, right? So the elasticity results in some changes. The changes are like an elastic bond may have vibrational energy. Okay, हमारे जो बॉन्ड है इलास्टिक बॉन्ड को वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है. एंड अनदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इलास्टिसिटी इज दैट द क्वांटिटीज, दैट इज r इज नथिंग बट द बॉन्ड लेंथ, है ना, एंड b, दैट इज द रोटेशनल कांस्टेंट, दिस मे वैरी ड्यूरिंग अ वाइब्रेशन, राइट? इसका मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस जो हैं वो होंगे. So, when the spectrum of a non-rigid rotor is considered, we must take into account the above two factors. मतलब हमको वाइब्रेशंस आएंगे उसमें, ये भी हमको कंसिडर करना है, और R और B की वैल्यूज चेंज होंगी, ये भी हमको कंसिडर करना है. इसीलिए नॉन रिजिड रोटर के लिए एक नया स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन आता है, दैट इज EJ इज इक्वल्स टू h²/8π²I_j+1, राइट? यहाँ तक जो है ये हमारा रिजिड रोटर का इक्वेशन हुआ. अब यहाँ पे हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे which is because of the elasticity, which is because of the changes due to elasticity. So here we add minus of h to the power 4 upon 32 pi to the power 4 I²R²K j² j plus 1 square joules, right? So the energy is in the joules. Now
इसी का अगर हमने इप्सिलॉन की वैल्यूज ली, सो वी हैव इप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ई जे अपॉन एच सी. सो इफ आई पुट द वैल्यूज ऑफ दिस ओवर हियर, सो यहाँ पे हमको मिलेगा बी, दैट इज द रोटेशनल कांस्टेंट, राइट. सो वी विल गेट बी जे जे प्लस वन, और ये वाला जो टर्म हमको मिलेगा उसको हमने यहाँ पे कहा है डी, राइट. सो दैट इज माइनस ऑफ डी, द रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन सेम, दैट इज जे स्क्वायर जे प्लस वन. Right? So what is B? B is the rotational constant here. We know B is equals to h upon 8 pi square IC. h square कहाँ गया? ये वाले h से यहाँ का square वाला h जो है वो कट गया. Therefore we have B is equals to h upon 8 square pi I and C. C comes from here, right? D is called as the centrifugal distortion constant. Okay. So here D is equals to h cube 32 pi r pi to the power 4 I square r square kc, right. So the whole term remains same here. h जो है वो ये वाले h से कट गया and c has been introduced here, right. Now the k term here in this centrifugal distortion constant is called as the force constant, and this is k is equals to 4 pi square omega square c square mu, right. And what is omega? Omega here, omega is called as the vibrational frequency, right. Here omega is the vibrational frequency that is expressed in centimeter inverse, right. So now here we have got the equation of B, we have got the equation of D, and here we get a simple equation that is Ej is equals to Bjj plus 1 minus of Dj square j plus 1 whole square, right. Now from the defining equations of B and D, right, we have got the two equations of B and D. It may be shown that D is equals to 16b cube pi square c square mu upon k, and this comes out to be 4b cube upon omega square bar, right. So from this it is generally found that the vibrational frequencies जो होती हैं उनका order usually होता है 10 to power 3 centimeter inverse, और जो B की value होती हैं they are usually 10 centimeter inverse. Now if you compare the value 10 to the power 3 and this 10, you can see that the value of this should be minus 3. Okay, let me just okay, so this value should be 10 to the power of minus 3. So if you see this 10 to the power minus 3 is very less as compared to 10. इसका मतलब जो centrifugal distortion constant है उसकी value जो है that is very less as compared to that of the रोटेशनल कांस्टेंट. ओके, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. क्लियर? ओके. Now we will see what is the selection rule for a non-rigid rotor. Okay, so for non-rigid rotor we have the same selection rule as we have studied for a rigid rotor, that is delta J is equals to plus minus of 1, right. This equation for the mu J, the Vj, this is equals to b j plus 1 into j plus 2 minus of j plus 1, right. ये वाला इक्वेशन हमने पिछले रिजिड रोटर के लिए पढ़ा था. अभी इसमें हम d वाला टर्म जो है वो ऐड करेंगे. सो हियर वी हैव d j plus 1 square j plus 2 whole square minus of j square j plus 1 square. If you solve both of these equations you will get vj is equals to 2bj plus 1 minus of 4dj plus 1 cube, right. So this is what you have to remember over here. यहाँ पे आपको एक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक एप्सिलॉन j का, और एक ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप याद रखेंगे. हियर Vj बार डिनोट्स द अपवर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम J टू J प्लस 1, या फिर डाउनवर्ड भी हो सकता है, J प्लस 1 टू J भी यहाँ पे ट्रांजिशंस हो सकते हैं. बट व्हाट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम J टू J प्लस 1? J plus 2, J plus 3, J plus 4 is not allowed, है ना. 0 to 1 ट्रांजिशन होगा, 1 to 2 होगा, 2 to 3 होगा, ऐसे ही ट्रांजिशंस यहाँ पे भी होंगे. From the equations of D and mu J, it follows that the spectrum of a non-rigid rotor is almost similar to that of a rigid rotor, है ना. आप देखेंगे जो equations हैं D और Vj के, right, यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो हमारे स्पेक्ट्रा रहेगा वो almost similar ही रहेगा. You have this term extra over here, that's it, right.
बट या सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, ये वाला जो कांस्टेंट था हमारा उसमें से ये वाला जो टर्म है वो डिक्रीज होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं दे विल अंडरगो डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स द लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू एंड द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विद द वैल्यूज ऑफ j+1 क्यूब। ये वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना डिस्टेंस जो है उसमें कम होगा, राइट। ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। सो आइडियल स्पेक्ट्रम इज फॉर अ रिजिड रोटर। सो रिजिड रोटर में हमने देखा था कि दो लाइन के बीच में की इंटेंसिटी जो गैप रहेगा, राइट, वो कैसा रहेगा, दैट विल बी कांस्टेंट। दिस इज यूजुअली 2b का डिस्टेंस जो है वो रहेगा। लेकिन रियल स्पेक्ट्रम, इसका मतलब नॉन रिजिड रोटर के केस में क्या होगा, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही ये गैप जो है वो कम होता जा रहा है, राइट। तो ये गैप जो है वो कम क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, राइट, दैट इज द 4d(j+1) होल क्यूब। सो जैसे जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको दिखेगा कि जो गैप है बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस वो डिक्रीज होते जा रहा है, और ये गैप उतना ही बढ़ेगा जितना j+1 क्यूब का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, राइट। सो यहाँ पे जो d की वैल्यूज आई हैं, ठीक है, यहाँ से हम कुछ बातें जो हैं वो कंक्लूड कर सकते हैं। लाइक द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा बार कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम द इक्वेशन प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ b इज नोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या d के इक्वेशन से वी कैन फाइंड आउट द ओमेगा बार, राइट। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, b की वैल्यू जो है वो पता होना चाहिए। सो ये बोलता है कि दिस मेथड इज नॉट वेरी एक्यूरेट। नेक्स्ट इज if we know the value of d, then it helps us to determine the j value of the line in an observed spectrum, है ना। j की वैल्यू क्या है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। okay, let us see the equation of d. What is it? okay, so if we know the value of d we can find out the value of, यहाँ से सी ओमेगा k is nothing but the omega square, so this we can find out. Similarly यहाँ पे we have ये वाले इक्वेशन से भी we can find out. We know that d is equals to 4b cube omega square. So if we know b, right, and we know d, we can find what is the omega square, right. Similarly we can find out what is j also. Okay. So this is all about today. In the next lecture we will solve some examples based on this, right, and then we'll move forward with the unit, right. So thank you so much for today. Thank you.